देखा कि किस तरह से ये सारा प्रकरण इस वक्त लगातार सामने आया हुआ है, लेकिन जो भ्रम की सियासत पर आर पार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं सियासी दल, सरकार और विपक्ष, उसकी भी हम बात करेंगे। छात्र क्या सिर्फ एक बहाना है? दरअसल अपनी सियासत चमकाना है, और छात्रों का नहीं बल्कि अपना मुस्तकबिल, अपना राजनीतिक भविष्य वो साधना सामने दिखाई दे रहा है। 2027 इसका निशाना बना है यूपी का चुनाव। लोकसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक ध्वनिमत से पारित हो चुका है और अब राज्यसभा में इस पर चर्चा होनी है। सरकार इसे परीक्षा माफिया पर निर्णायक प्रहार बता रही है, जबकि विपक्ष इसे सरकार की विफलता छिपाने की कोशिश करार दे रहा है। सदन में बहस का बड़ा हिस्सा विधेयक के प्रावधानों से अधिक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पे बीत गया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष ने कानून को और प्रभावी बनाने के लिए कोई ठोस सुझाव देने के बजाय सरकार पर हमलों को प्राथमिकता दी है, और राज्यसभा में भी हम देख सकते हैं कि यही प्रकरण अभी वर्तमान में जारी है। राज्यसभा में इसको लेकर के चर्चा चल रही है। लोकसभा की बात करें तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं और भाजपा सरकार पर तीखे सवाल उठाए, लेकिन उन्होंने विधेयक में क्या सुधार होना चाहिए, इस पर कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा। कांग्रेस की ओर से भी छात्रों के साथ अन्याय और सरकार की जवाबदेही पर जोर रहा, जबकि सकारात्मक सुझावों की कमी उनके स्टेटमेंट्स में साफ तौर पर देखी गई, चाहे वो प्रियंका गांधी की बात हो या फिर राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने अपने भाषण में छात्र आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर गंभीर आरोप लगाए, उनका इस्तीफा मांगा, जिससे सदन में तीखा हंगामा भी हुआ। उन्होंने कुछ अमर्यादित, असंसदीय शब्दों का प्रयोग भी किया, और भाजपा ने इन आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए कहा कि सदन और देश के सामने भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है, लगातार बार बार झूठ बोला जा रहा है। संसद से लेकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक आरोपों का दौर जारी रहा। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें अपनी बात पूरी तरह से रखने नहीं दी गई, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक नैरेटिव गढ़ना राहुल गांधी की पुरानी आदत है, और इस बार भी वो यही कर रहे हैं। सत्ता पक्ष लगातार ये संदेश देने में जुटा है कि विपक्ष की चिंता छात्रों से अधिक राजनीतिक लाभ की है, और जो विपक्ष है वो दरअसल इसको झुठला भी नहीं पा रहा है, क्योंकि वो लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, लेकिन बिल को लेकर के, विधेयक को लेकर के उसके सुझाव सामने नहीं आए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि महत्वपूर्ण विधायी कामों में बाधा डालने और इस्तीफे की राजनीति के जरिए विपक्ष मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहता है। उधर संसद के बाहर भी टकराव का वही स्वर जारी है। विपक्षी सांसद मकर द्वार पर प्रदर्शन कर रहे हैं और छात्र आंदोलन से कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि सरकार चर्चा के लिए तैयार होने और विपक्ष पर व्यवधान पैदा करने के आरोप लगातार लगा रही है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन में पैलेट गन के कथित इस्तेमाल को लेकर भी सियासत तेज है। हालांकि यह सब मामला आरोप प्रत्यारोप पर लगा है, लेकिन अब डीजी सीआरपीएफ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लाइन ऑफ एक्शन पर जवानों ने जो भी कार्रवाई की, उसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी अपनी है। लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर भी सरकार की जवाबदेही से इसको जोड़कर देख रहा है। डीजी सीआरपीएफ का कहना था कि लाइन ऑफ एक्शन पर जो भी कार्रवाई होती है उस पर त्वरित एक्शन लिया जाता है, और हमारे जवानों ने जो भी एक्शन लिया उसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। तो इस पूरी बहस में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या असली मुद्दा परीक्षाओं की पारदर्शिता, भर्ती व्यवस्था में सुधार और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा ये है, या राजनीतिक शोर में ये सारी चीजें दबती जा रही हैं? ये सारा मुद्दा, ये सारा विमर्श दबता जा रहा है। छात्र बेहतर कानून, निष्पक्ष परीक्षा और समयबद्ध न्याय चाहते हैं, लेकिन संसद में विमर्श बार बार राजनीतिक टकराव की ओर मुड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि लड़ाई केवल पेपर लीक कानून की नहीं, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नैरेटिव की भी है। एक पक्ष इसे युवाओं के भविष्य की लड़ाई बताकर सत्ता को घेरना चाहता है, तो विपक्ष भ्रम की राजनीति फैलाकर दरअसल चुनावी वैतरणी पार करना चाहता है। तो इस पूरे मुद्दे पर दरअसल जिसको कहना चाहिए कि बयानों के तीर भी चले हैं और लगातार बातचीत भी हो रही है। तो जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको सुनते हैं।
The irony is that the first time the suggestion for setting up a national agency came way back in 1992, almost 33 years back. It was a Congress government at the center. A series of committees were formed, and in UPA 2 in 2010, again a very strong suggestion from one of the committees set up by them came to set up a national testing agency. I'm sure they will appreciate and be grateful and thank Prime Minister Modi that the unfinished task and unfinished agenda left by UPA is being completed and brought to conclusion by the NDA. तो जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में इस को पेश किया था। राज्यसभा में अभी आपने तस्वीरें देखी, राज्यसभा में भी उन्होंने उसको पेश किया और साफ तौर पर कहा कि जो एजेंडा यूपीए सरकार ने छोड़ दिया था प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में, ये सरकार उसको पूरा कर रही है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने कहा दरअसल राज्यसभा में, आइए आपको सुनाते हैं। इसमें सिर्फ आंकड़े बदलते गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि ये तो नई बात तो नहीं है, लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक के बाद एक कई सारे आरोप लगाए और इस बिल पर जब उन्होंने चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल जो इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट है या जो कड़ा कानून है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो फर्क किससे पड़ेगा ये भी उन्होंने नहीं बताया। फिलहाल डीजी सीआरपीएफ क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आपको सुनाते हैं। चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसके साथ ही साथ हमारे संवाददाता जो इन खबरों को लगातार कवर करते रहे हैं उनसे भी हम इस खबर पर संपर्क करेंगे। राजनीतिक दलों के तो मेहमान हमारे साथ ही हैं। दरअसल इस पूरे विमर्श में जो बात बार बार सामने आ रही है वो ये है कि इस मुद्दे को क्यों बार बार इधर उधर घुमाया जा रहा है, इस मुद्दे पर क्यों नहीं सार्थक सकारात्मक चर्चा हो रही है। और जिस तरह से 2024 में बिना किसी विशेष चर्चा के ये बिल पास हो गया था, क्या ये इस बार भी उसका यही हश्र इस लिहाज से होगा कि इस बिल पर क्या कोई विशेष चर्चा यानी कि कोई सार्थक सकारात्मक सुझावों के साथ चर्चा हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि बार बार बात ये हो रही है। आपको सीधे राज्यसभा ले चलेंगे जहां पे जेपी नड्डा इस वक्त अपना संबोधन दे रहे हैं। Jairam ji, you please listen to him. I will tell him again. Why you are worried? No. This is not correct. अशांति का No, Jairam ji, this is not correct. When the LOP was speaking, I asked them to sit. When the leader of the house is speaking, you should listen to him. अशांति का वातावरण पैदा होता है। हम सब लोग जिम्मेवार सदस्य हैं। मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कहा है, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे। ये ओरिजिनल नहीं है। ये मैं निवेदन करूंगा
इस पर प्रकाश डालने के लिए सुधांशु जी जरा 2 मिनट बोले। सर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय रखा है, मैं यहाँ एकदम ऑब्जेक्टिव। सर सुनिए, जयराम रमेश जी, आप सुधांशु जी, we will look into it. No, sir. One minute, listen to me. 1 minute, listen to me. If he is not authenticating that book, whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? You are authorizing Manusmriti. I will authenticate what Kharge ji has said. Sir, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक मिनट सर पूरी बात करके जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया, अभिज्ञान शाकुंतलम और मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हूवर शूद्रास चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 उन्होंने लिखा है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं, विलियम जोन्स से पहले की मनुस्मृति कहीं अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह आलमगीर अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुके बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है, और सुनिए सर तहकीक अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट, और ये अंग्रेजों ने बनाया, कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, ब्रिटिश टाइम से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, और इसका किसी भारतीय Nothing will go on record for the moment. Nothing will go on the record for the moment. एक बात बहुत विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज तिवारी जी 1 minute. When you are speaking, when LOP is speaking, all your members are standing all the time. नहीं सब बैठ गए, सब क्या सब बैठेंगे? क्या सब बैठेंगे? Every time I have to ask them. Every time I have to ask them. No, you should have some discipline. You should have some discipline. When I am asking him to speak, you are shouting. सर एक मिनट बस, हाँ, मेरा एक व्यक्तिगत अनुरोध है सर। please, I will come back to you. माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्वयमेव नहीं बोला है, एक संपूर्ण नहीं बोला है, उन्होंने अपने समर्थन में परिमल प्रकाशन पब्लिकेशन नाम है, और ये किताब इनके कार्यकाल में छपी। तो अब आपने देखा कि राज्यसभा में भी हंगामा है। दरअसल किस तरह से मनुस्मृति को लेकर के हंगामा है और उसके कुछ कोट्स को लेकर के है। फिलहाल इस तरह का पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार जो गतिरोध है वो बार बार जारी है, और यही फिर हम इस मूल प्रश्न पर वापस आएंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है कि आखिर छात्रों के हितों का क्या होगा। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, स्वागत है आपका। अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा जी, स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। और निशांत राय, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। निशांत राय, आपका भी बहुत स्वागत है। निशांत, हम देख रहे हैं कि राज्यसभा में भी गर्मा गर्म बहस जारी है, लोकसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित हो जाती है। किस तरह से ये जो गतिरोध है, या ये कहा जाए दो पक्ष दरअसल है इसमें, कि राज्यसभा में तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर जो छात्रों का सरोकार है वो कहीं पीछे छूट जा रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये दरअसल ये सारी जो बात है, जो सारी लड़ाई है, वो छात्रों के भविष्य से अब दूर जा करके बल्कि उसका नैरेटिव कोई और गढ़ने की कोशिश कर रहा है। चलिए आपको एक बार फिर से राज्यसभा की कार्रवाई के लिए ले चलें। Why you are quoting him? So whatever has been quoted from that book will get expunged. And now I request Shriman Brijlal ji to deliver his speech. No, you please take your seat. Please take. Yeah, you please take your seat. You are going to get your turn.
your name is there as 4. I have called only the second. We have to conclude this debate. You can say anything. You can say all your views when no. You can say all your views. Your number is there as 4. I just called the number 2. Let us have the smooth discussion, please. Yes. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ आपका और अपने पार्टी लीडरशिप का, जिन्होंने पार्टी की तरफ से मुझे डिबेट शुरू। चलिए, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम एक बार वापस लौटते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा बीजेपी से, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर और निशांत राय हमारे संवाददाता। ताज़ा अपडेट के साथ जुड़े हुए निशांत राय, किस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ जानकारी हमको देंगे? निशांत, आपके पास आ रहे हैं। देखिए, अगर सदन की कार्रवाई की बात की जाए तो कल जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान के बाद से लगातार लोकसभा में गतिरोध उत्पन्न हुआ, हालांकि विधेयक लोकसभा से पास हो गया और लगातार बीजेपी का ये आरोप है राहुल गांधी के ऊपर कि उन्होंने भ्रामक तौर पर बातें कही, तथ्यहीन बातें कही और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल सदन में किया, जिसको लेकर राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं अगर आज राज्यसभा की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब राज्यसभा में बोलना शुरू किया तो उन्होंने मनुस्मृति के उन तमाम चीज़ों को कोट किया जिनको लेकर नेता सदन जेपी नड्डा और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और इनको ऑथेंटिकेट करना चाहिए इस तरीके के सदन में बातें रखते हुए। इससे पहले हमने देखा था जब प्रियंका गांधी एंटी पेपर लीक बिल पे बोल रही थी, कुछ इसी तरीके की बातें उन्होंने कही थी, तब भी बीजेपी ने ऑथेंटिकेट करने की मांग की थी। तो ये कहा जा सकता है कि एंटी पेपर लीक बिल को लेकर जिस तरीके से विपक्ष का अब रवैया है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी कहा कि इस बिल से कुछ नहीं होने वाला है, तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि यूपीए शासनकाल में जब पेपर लीक हुए थे तो क्यों नहीं यूपीए 2013, 2012, 2010 में इस तरीके के कानून लेकर आई थी और शायद अगर तब उस समय कानून बनाया जाता तो अब व्यवस्था काफ़ी बदली हुई होती। हालांकि 2024 में एनडीए इस बिल को लेकर आई और 2026 में जिस तरीके से नीट पेपर लीक होता है तो उस कानून को और भी कड़ा करने की एक तरीके से कह सकते हैं कि ज़रूरत समझी गई और उस ज़रूरत को पूरा करते हुए सरकार दिखाई दे रही है। तो स्पष्ट तौर पर विपक्ष जो है 2027 की, जैसा कि आप भी कह रहे थे, जमीन तलाश रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश में और हमने देखा है किस तरीके से प्रोटेस्ट में भी दोनों साथ साथ नजर आए थे। वहीं अगर बात करें तो सीजीपी के प्रोटेस्ट से राहुल गांधी ने दूरी बनाई थी और ये कहा जा रहा था कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उसके पीछे है। तो एक तरीके से आप प्रोटेस्ट से ही गठबंधन की बातें समझ सकते हैं और दूसरी तरफ जिस तरीके से सियासी दल 2027 को लेकर अपनी सियासत साध रहे हैं वो सदन में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जी, विनोद मिश्रा जी, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी सियासत को? क्योंकि आपने देखा है कि बार बार जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो छात्रों का विमर्श है वो पीछे छूट जा रहा है और सियासत आगे हो रही है। कभी 2027 के यूपी चुनावों की बात हो जा रही है, कभी लाठीचार्ज की बात हो रही है। इससे पहले भी लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन कम से कम जब इस बिल पर बात हो रही है तो सार्थक सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए थी। देखिए, लग रहा है पूरे लोकसभा से एक चर्चा से लेके और अभी राज्यसभा की आज से चर्चा शुरू हुई है इस विधेयक पे, तो आप देखें तो ये क्रेडिट लेने की एक होड़ मची हुई है विपक्ष। आज अभी मैं सुन रहा था पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, और खड़गे जी जो बोल रहे थे, एक बुजुर्ग नेता है, काफ़ी प्रतिष्ठित नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, और लेकिन ये सीधे के सीधे वो सारे जो कांग्रेस जनता पार्टी का जो कंट्रीब्यूशन देना चाहिए और देश छात्रों का ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन मांग रहा है, वो पूरा उनका क्रेडिट ही एक तरह से चुराते हुए दिख रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि राहुल गांधी का सत्याग्रह है, जो पीएम के आवास के घर के बाहर उन्होंने जो सत्याग्रह किया था उससे सरकारें डर गई। ये पता नहीं कि कांग्रेस पार्टी को ये क्या बीमारी है कि हर बात में सामने वाले को डरते हुए ही दिख रहा है। कल राहुल गांधी अमित शाह के बारे में कह रहे थे कि वो डर गए थे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि वो सरकारें जो है राहुल गांधी के सत्याग्रह से इतनी डर गई कि वो अगले ही दिन ये प्रधान जी का जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया। मतलब छात्रों का ये सीधे सीधे जो जनता पार्टी, जो कांग्रेस जनता पार्टी है, उनका धरना का कोई मायने नहीं है
वो 28 दिन का जो आंदोलन था और भूख हड़ताल थी एक तरह से आप कहिए, तो उनका भी कोई मायने नहीं है। वो सीधे मायने ये रखता है कि विदेश से 22 दिन के बाद राहुल गांधी आए और सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके वो चले गए। तो इस तरह की जब आप बात करते हैं तो सीधा मतलब है कि बॉस आप सीरियस नहीं है इस पूरे डिस्कोर्स पे। आप अपने एजेंडा को लेके, ये एक तरह से पार्लियामेंट के दोनों सदन में आप अपने अपने एजेंडा को चलाना चाहते हैं, जो आपको एजेंडा में जब कभी भी आप इस तरह की बात करते हैं, अनर्गल बयान देते हैं, तो उस पर हंगामा होता है और यही वो चाहते हैं। यही बात कहते हुए जब आप इस देखिए कि एक नीट पेपर के लीक के बाद देश में इतने सुधारों की बात प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद की है, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, चाहे आप ये देखिए कि सीधे जो एक कमेटी बनी है उसको लेके बात हो, और ये इसके बाद ये कड़े कानून की बात हो। तो सवाल है कि जो उपाय ढूंढने की जरूरत है उसके लेके अगर आपके पास कुछ और ठोस उपाय है, इसको चर्चा करने के बजाय आप अगर मनुस्मृति और आरएसएस को गाली देने की बात करते हैं, राहुल गांधी कल आरएसएस की गाली देने की बात करते हैं, प्रियंका गांधी गोमूत्र के मजाक उड़ाते हैं, तो ये समझा जाएगा कि आपको भारत की परंपरा, भारत की आस्था, भारत की प्राचीन सभ्यता, इन सब से कोई लेना देना नहीं है। आपको अंग्रेजों के बनाए हुए नैरेटिव्स को इस देश में फैला के ही राज करने का मूल मंत्र बना हुआ है, उसको ही कांग्रेस पार्टी अपनी थाती बना के रखी हुई है। ठीक है अजय वर्मा जी, 2024 में तो कोई छात्रों का आंदोलन था नहीं, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ये बिल लेकर के आई जो कि नाकाफी रहा। तो 2026 में ये एक बार फिर से उसको लाकर बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। सार्थक सकारात्मक चर्चा होती तो शायद इस पर कुछ और, जिसको कहते हैं कि अगर दही मथेंगे तो मक्खन निकलेगा, लेकिन उसकी तो बात छोड़ दीजिए। अब उसमें क्रेडिट लेने की होड़, जिस तरह से भी विनोद जी बता रहे हैं कि आंदोलन छात्रों ने किया, सीजेपी ने किया, वो कह रहे हैं कि सत्याग्रह राहुल गांधी ने कर दिया इसलिए ये सारा मामला हुआ, तो ये अभी तक क्रेडिट लेने में उलझे रहेंगे। छात्रों की सुध कौन लेगा? विनोद जी तो महाज्ञानी है, जो इनके मुंह से जब भी मुंह निकलता है वो ओम ही निकलता है, तो ओम ही बोलते हैं। इनके ओम से क्या फर्क पड़ता है, इन्हें बोलने दीजिए। तो लोग समझते हैं कौन क्या बोल रहा है। अब देखिए, मैं आपको इनके लोकतंत्र को किस तरह से खंड खंड कर रहे हैं देश की सरकार के पदाधिकारियां। जब आंदोलन हुआ और जब छात्रों ने पे वहां हंगामा करा, जब सारे लोगों ने, अपोजिशन ने हंगामा करा, तो तब सरकार को बिल में संशोधन की सूझी थी और तब ये संशोधन हुआ। इससे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कोई इस्तीफे की बात नहीं करी थी आज तक, 12 साल में तो हुआ नहीं किसी का। जब जनता की मांग और छात्रों की मांग आई तो दे दी सुधार के लिए। अब आप फेस सेव करने के लिए डीजीपी साहब आ रहे हैं सीआरपीएफ के। अरे भाई डीजीपी साहब, उस दिन से आप कहाँ सो रहे थे या कहाँ थे? पुलिस और प्रशासन की तो नियम और कानून बहुत कड़े होते हैं, 12 घंटे और 14 घंटे में रिएक्शन होता है। जब आपको लगा कि आदर ऊपर से आ गए कि फेस सेव करिए, जाइए आप जिम्मेदारी लीजिए, तो आज आप अचानक से प्रगट भये गोपाला, तो प्रगट हो जाते हैं। तीसरी चीज, देश में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार में जेपी नड्डा साहब अध्यक्ष रहे हैं और कितने में उन्हें ज्ञानी समझता हूं, लेकिन जब वो देश की पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं तो मैं शर्मनाक उनसे मांग करता हूं कि वो इस्तीफा दे और उसके फैक्ट चेक करके सरकार जवाब दे। आज अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, कल की बता रहा हूं क्या झूठ बोल रहा है। अभी वो कह रहे थे कि मेरे मामले को अभी सुधांशु जी रखेंगे। इसका मतलब स्पीकर जो वहां बैठे हुए हैं, जो सीपी राधाकृष्णन साहब जो है उपराष्ट्रपति, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हम खड़े होंगे तो हमारे लिए वो टोके, हम परमिशन देंगे। सुधांशु जी को जेपी नड्डा जी ने हुक्म करा और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। ये क्या है? परंपरा है संसदीय। चलिए छोड़ दीजिए इसको भी, इनका सिस्टम। कल जेपी नड्डा जी ने सदन में, आप रिपोर्ट कर लेना, मैं आपके चैनल पे एक डिबेट पे ही था, उन्होंने बोला कि हम भी आंदोलनों में जेल गए हैं और मैं जब इमरजेंसी के दौरान मैं जेल गया था। नड्डा साहब, आपकी आयु, आपका जन्म कितना है? आपकी 60 वर्ष आयु है। 2026 में इमरजेंसी लगी थी 21 जून 1975 को और 77 को खत्म हो गई थी। तो क्या मैं पूछूंगा नड्डा जी जवाब देंगे, या आप पूछेंगे उनसे कि 11 साल की उम्र में कौन से कॉलेज में पढ़ के वो आंदोलन में जेल गए थे? उस जेल का सर्टिफिकेट और उसका कागज और जेलर की रिपोर्ट नड्डा जी पेश करेंगे संसद में। आपने झूठ बोला है 11 साल की उम्र में, और मान लो चलो 77 में भी गए तो 13 साल की उम्र में एक युवक हिमाचल से जेल में गया है इमरजेंसी के दौरान आंदोलन छात्रों के प्रति। ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। लेकिन इस फैक्ट को ना विनोद जी चेक करेंगे, ना इन्हें भाजपा का आईटी सेल चेक करेगा। वो तो राहुल गांधी और प्रियंका जी जो कहेंगे उन पर बोलेंगे।
मैं मांग करता हूं इस चैनल पर कि नड्डा जी के इस फैक्ट को चेक कर या तो नड्डा जी से झूठ बोल रहा संसद में, देश से माफी मांगे, या इसका फैक्ट चेक करे तो हम माफी मांग लेंगे कि नड्डा जी सही थे। लेकिन ये नहीं चलना चाहिए लोकतंत्र में कि आप राष्ट्रभक्त हो गए और अपोजिशन पूरा देश का 70% राष्ट्रद्रोही हो गया। तीसरी चीज, अब ये जो मुद्दे चल रहे हैं पार्लियामेंट में, स्पीच चल रही है, मुद्दों की तो लड़ाई है, अपोजिशन तो हर चीज पर उठाएगा। शेड्यूल कास्ट की बात हो, मनुस्मृति की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, व्यापार के हित की बात हो, छात्रों के हित की बात, ये कौन कह रहा है कि बांध के रख दिए, या ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आईएएस के कि यस और नो में जवाब दीजिए। अरे सब पे पूछेंगे, सरकार का दायित्व जवाब दे, ना दे तो बता दे कि नहीं देना चाहते हैं। ठीक है सर। संसद फाइनल कर रहा हूं, संसद चलाना सरकार का काम है, अपोजिशन का काम नहीं है। हम सहयोग करते हैं, लेकिन हमें अपराधी ना समझा जाए। हमें हर मामले में झूठ बार बार बोलो, जोर से बोलो, ठीक है सर, झूठ बोलो, तेज बोलो, ठीक है, एक काम है बीजेपी। ठीक है, ब्रेक के लिए जाना है, इसके बाद फिर बोल लीजिएगा सर। मैं रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, उसके बाद मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के पास आऊंगा इन सारे बातों का जवाब लेने के लिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स? यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के पास। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आप इन बातों का जवाब देंगे ज़रूर, लेकिन मैं कुछ बातें आपसे और भी समझना चाहूँगा, क्योंकि मैं अभी तक यही समझ रहा था और अभी तक सारे लोग यही कहते थे कि संसद चलाना सरकार का काम है, लेकिन विपक्ष का भी उतना ही बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये किसी एक पक्ष की जिम्मेदारी नहीं। मैं इसके पहले भी अजय वर्मा को देख चुका हूं, वो बार बार ये कहते हैं कि संसद चलाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी। इसको जो बाकी लोग इसमें जुड़े हुए पैनल में, वो इसको मुझे लगता है कि कम से कम मेरे ज्ञान के लिए उसको ठीक कर देंगे। दूसरी बात, मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये बहुत सारे सवाल मैंने जो किए थे क्रेडिट लेने से लेकर, आपने कहा कि जब सवाल हो रहा है तो यस और नो में जवाब नहीं होगा, लेकिन कम से कम एक विषय है जिस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। बात छात्र हित की है, तो आप व्यापारियों से लेकर के राम मंदिर से लेकर के सारी बातों पर हो रहे हैं, छात्रों की भी बात थोड़ी सी कर लें। सिर्फ आंदोलन की बात करते रहें, ठीक है, अगर आंदोलन में कोई जो बल प्रयोग हुआ है उस पर कौन जिम्मेदार है, ये उठाना हक आपका है। लेकिन जो मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं कि उस विमर्श पर कब लौट कर आएंगे कि छात्रों के हित के लिए जो एक कानून लाया जा रहा है उसमें इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। बहरहाल डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपके ऊपर आरोप है कि आप लोग संजीदा नहीं है, सिर्फ विषय को भटकाते हैं और तमाम सारे आरोप लगाए आपने स्वयं सुने। मेरा भी नड्डा जी वाला सवाल भी पूछ लीजिए। जी जी, वो सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। ठीक, संजीदा होने की तो बात ये समझ लीजिए कि NTA की रिकमेंडेशन गवर्नमेंट में मेरे ख्याल से 1991-92 में की गई थी। उसके बारे में कांग्रेस को 2026 में याद आई। इतने दिन तक कर क्या रही थी कांग्रेस? इससे पता चलता है कि इनकी सीरियसनेस, ये कितने सीरियस है छात्रों को लेकर के, ये कितने सीरियस है एग्जाम्स को लेकर के, ये इसी से पता चल जाता है कि 1992 में जो रिकमेंडेशन की गई थी एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा, वो 2024 में आकर के माननीय मोदी जी की सरकार ने लागू की और उसको और बेहतर किया गया। इस बार जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता जो भी लोकसभा में बोल रहे हैं, राज्यसभा में बोल रहे हैं, कहीं पर भी बोल रहे हैं, किसी ने भी, अभी मैं पूछूंगा अजय जी कितने पेज का बिल है, जरा ये बता के जाइएगा, क्योंकि किसी ने नहीं पढ़ा, किसी को उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिल में क्या लिखा है वो भी नहीं पता। स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट रीजन पूछ लो कितने पेज कितने पैरा का है वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको इससे मतलब ही नहीं है, उनको बच्चों से मतलब नहीं है। दूसरी चीज, आप देखिए, आपने कहा क्रेडिट की बात, अजय जी क्रेडिट के ऊपर सवाल भारतीय जनता पार्टी ने बाद में उठाया। सबसे पहले जिस दिन वो धरना देने जा गए थे युवराज महोदय,
उसी दिन आम आदमी पार्टी ने उठा दिया था, संजय सिंह ने उठा दिया था। वो बीजेपी नहीं है। क्रेडिट के ऊपर क्वेश्चन विपक्ष वाले ही उठा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये क्रेडिट की बात है कि राहुल गांधी क्रेडिट लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने क्रेडिट लूटा नहीं, क्रेडिट को बर्बाद कर दिया। छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार जिस तरह से डिबेट कर रही है वो कर रही है। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अजय जी, आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को सुनिए। उसमें प्रियंका जी ने भी सरकार को घेरने की बात की थी, अखिलेश जी ने बीच में इंटरवेन करके सरकार को घेरने की बात की थी। उन पे सवाल नहीं उठा, खाली उस महान राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बुद्धि घर पे रख के आते हैं बोलने के लिए। और ये इसी बात नहीं है अजय जी, आप पिछले जितनी बार आपके राहुल गांधी जी एलओपी बने हैं, हर बार जब वो बोलना शुरू करते हैं पार्लियामेंट डिसरप्ट हो जाती है। ये कोई आंकड़े मेरे पास नहीं है, फैक्ट है, ये बता रहा हूं। और आपने पूछा कि इमरजेंसी, अरे महाराज जी वो इमरजेंसी थी, उन्होंने देखा ही नहीं किसको किसको उठा के जेल में डाल दिया। तो पहले आप वेरीफाई कीजिए कि इमरजेंसी में आपने क्या किया था। इमरजेंसी में आपने किसकी 70 साल से लेकर के 100 साल के लोगों की नसबंदी कर डाली थी। इमरजेंसी में आपने क्या क्या किया था वो कुकर्म पढ़ेंगे तो उस पर 2-4 दिन में बोलता रहूंगा। तो इमरजेंसी में बच्चा बूढ़ा जवान सबको जेल में डाल दिया गया था, तो ये डाउट नहीं किया जा सकता। ठीक, अब बात आती है, प्रदर्शन बोला है उन्होंने, छात्रों का प्रदर्शन, नड्डा जी का। तो छात्र नहीं हो सकते क्या छात्रों का प्रदर्शन नहीं हो सकता? 11 साल की उम्र में उसे जेल क्यों नहीं हो सकता? क्या जस्टिफाइड मत करिए, क्यों नहीं हो सकता? क्या अरे भाई क्या, ढोरों के डॉक्टर देखिए मैं सुनिए ना अभय जी, मैं इस पे आप जस्टिफाई कत्ल को कर रहे हैं। आप कत्ल को नहीं कर रहा हूं। अरे भैया कत्ल को नहीं, अरे सुनिए ना, आप उनकी बात कर रहे हैं ना, आप उनकी बात कर रहे हैं ना। 89 में मैं राम मंदिर के मुंह में ईंट लेके गया था, कक्षा 9 में पढ़ता था। क्या करेंगे अब? क्लास 9 में पढ़ता था 89 में, फिर तो मैं नहीं जा सकता क्या? ये तो बेकार की बात है। मैं इससे ये ऑथेंटिकेशन दरअसल आपके लोगों को, मैं तो खुद गया था। मैं उसी समय आपको बोलना चाह रहा था अजय जी, खुद गया था। अजय जी दरअसल ये जो आप यहाँ सवाल उठा रहे हैं, ये तो आपके लोगों को ऑथेंटिकेट करवा लेना चाहिए था वहां पे आपके लोगों ने बोला नहीं। अब आप बाहर निकल करके उसको ये बात कह रहे हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान ले रहा हूँ। बहरहाल ये आज चर्चा का विषय नहीं है। निखिल जी ये बार-बार निखिल जी, और अभी भी आप वही वाला काम कर रहे हैं जो विपक्ष का काम कर रहे हैं, भटकाने वाला। ये हमारी चर्चा का विषय नहीं कि उन्होंने कहा क्या। बात चर्चा का विषय यह है कि दरअसल छात्रों के हित के लिए जो बिल लाया गया है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन रहा विपक्ष का? 0। ठीक, अंडा। ठीक है, आइए आपको ले चलेंगे लोकसभा, जहां पर नित्यानंद राय कुछ बात रख रहे हैं। आइए उनका स्टेटमेंट आपको दिखा। उनके सपनों को आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। महोदय, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम। महोदया, स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी भारत की होगी। उनकी भविष्यवाणी थी कि भारत केवल आर्थिक महाशक्ति बनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों के जरिए एक अपराजय वैश्विक शक्ति एवं विश्व गुरु बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और उसे पूरा कर रहे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। यानी एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और उसको दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को सुबह 6:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से संपूर्ण वंदे मातरम का गायन कराया था। इस प्रकार हमारे प्रथम स्वतंत्रता दिवस का शुभ आरंभ हुआ था। महोदय चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और खुदीराम बोस जब अपनी शहादत दे रहे थे तो उनके ओठों पर वंदे मातरम की गूंज थी। महोदय, मैं माननीय सदन से विनम्र निवेदन करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर राष्ट्र की एकता, सम्मान और स्वतंत्रता संग्राम की अमर विरासत को और अधिक सुदृढ़
करने की कृपा करें। महोदय, राज्यसभा में भी इस पर काफी चर्चा हुई है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रश्न ये है कि यह विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में तो लोकसभा की कार्रवाई देख रहे थे। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब दे रहे थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा, आप कुछ बात इसमें ऐड ऑन करना चाह रहे थे। मैं अजय जी का सुन रहा था। अजय जी, आप बार बार नड्डा जी के बारे में और उसको आप ये वेरीफाई करने के लिए भी बोलते हैं, और उसको आप जो जिस बात के लिए दावा करते हैं उसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। मेरे बारे में आप क्या टिप्पणी करते हैं वो आपका प्रॉब्लम है। अब सवाल ये है कि आप ये देखिए, नड्डा जी का जब मुझे याद है कि वो जो मैंने कहीं पढ़ा था उनके बायोग्राफी में, वो 1960 में पैदा लिए हैं। तो एक तो उम्र के बारे में आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि आज की तारीख में उनकी उम्र क्या होगी। 1960 में पैदा हुए हैं। अब सुनिए तो सही, आप दूसरे को समझने दीजिए। 1960 वही है सर। अरे आप पहले उत्तेजित हो जाते हैं। 1960 दूसरा, आप उनको हिमाचल से जानते हैं, आप इनको हिमाचल से जानते हैं। नड्डा जी की कर्मभूमि बिहार है। अब आप सुनिए तो सही, वो पटना यूनिवर्सिटी में, आप सुनिए पहले, पटना यूनिवर्सिटी में वो वहीं पे जेपी का मूवमेंट जब शुरू हुआ था, नड्डा जी बहुत ही किशोर के अवस्था में थे। उनके पिताजी पटना में बिहार में कार्यरत थे। नड्डा जी बिहार में पढ़ाई की है और वो जेपी के मूवमेंट में उसके साथ में जुड़े थे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ 2-3 किताब पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अलावा, तो आप लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है। दुनिया में बहुत किताब है और बहुत किताब पढ़ने की ज़रूरत है लोगों को, तब समग्र रूप से भारत को जानता है। ये चीज़ें जो आप लोगों ने एक डिस्कोर्स में लाते हैं, वो सीधे सीधे एक भारत के फ्रेमवर्क में जब कभी भी आप लोग को लगता है कि ये सनातन की बात हो रही है, भारत की निष्ठा, भारत की आस्था, भारत के संप्रभुता, उसकी बात हो रही है, गौरव की बात हो रही है, तो आप सीधे सीधे आप मल्लिकार्जुन खड़गे का आपने बयान सुना है, आपने प्रियंका जी का भाषण सुना है कल लोकसभा में, कि जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, जिनका अपनी एक ख्याति है, 200 से ज़्यादा उनका रिसर्च नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन हुआ है, उनके बारे में आपकी नेता जो है, नेत्री जो है, उनको गोमूत्र विशेषज्ञ कह के हंस रही थी। तो ये इस तरह का जो आपका एक फ्यूडल कैरेक्टर है। अब आप सोच लीजिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने को दलित कहते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आज की तारीख में उनको अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, आप उनके पुत्र जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के, उनके जो दामाद हैं वो एमपी, उनके परिवार में कम से कम 7-8 लोग हैं जो टॉप पोस्ट पे हैं। क्या वो उनको मनोवाद सता रहा है? 100 एकड़ से ज़्यादा जमीन के वो मालिक हैं। बेंगलोर कर्नाटक से में आप कोई भी एक शहर लीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रॉपर्टी है। और इसकी नैरेटिव से अगर आप देश को गुमराह करना चाहते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी को ही शोभा दे सकती है सर, दूसरे पार्टी को तो शायद इस तरह के नैरेटिव को फ्रेम नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे पास समय बस इतना ही। सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी लोगों का।